बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना 12th क्लास ज्योग्राफी के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर आपने चैप्टर नंबर 5 क्यों नहीं कराया। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एज पर योर न्यू रिवाइज सिलेबस 2020 और 21 सेशन के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 5 है भू संसाधन तथा कृषि यानी लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वो कंप्लीटली डिलीटेड है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर मैंने ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, तो आप जरूर देख सकते हैं। चलिए बच्चों आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख के बाद जो Q&A सीरीज स्टार्ट हो रही है आपके फाइनल ईयर एग्जाम के लिए, जिसके अंदर प्री बोर्ड भी हो गया, मॉक टेस्ट भी हो गया, या फिर आपके जो भी टेस्ट होते रहते हैं उन सभी की तैयारी जो है वो आपको इस चैनल पे जरूर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री PDF नोट्स के साथ। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। बच्चों के आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है उसे दो भागों में बांट रखा है। पहला जो है वो है धरातलीय। धरातलीय मतलब ये जो आप ग्लोब देख रहे हो जिसके ऊपर लैंड दिखाई देता है वो हमारा धरातलीय है, यानी कि लैंड वाला एरिया जहां पर मनुष्य निवास करता है। क्या आप जानते हैं कि आज के समय विश्व भर में ये जो लैंड है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। अब क्वेश्चन यहां से आपके लिए ये बनता है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व के अंदर जो 7 महाद्वीप है उनके क्या नाम है और भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इससे क्या है आपकी नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी। और जो दूसरा भाग है वो महासागरीय है। कहने का मतलब जो आप ये ब्लू ब्लू देखते हो ना, ये सारा का सारा पानी से भरा हुआ है। तो विश्व के अंदर जो जल है उसकी जो मात्रा है वो दो भागों में डिवाइडेड कर रखी है। पहला जो है वो है लवणीय जल। कहने का मतलब ये वह पानी होता है जो खारा होता है। तो पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी पर 71% खारा पानी आपको देखने को मिलता है, जिसे हम समुद्री जल कहते हैं। ठीक है, और जो मीठा पानी है जिसे अलवणीय जल कहते हैं, जो कि नमक से भरा नहीं होता, साफ सुथरा होता है, वह केवल 3 मात्रा है। तो अब क्या होता है कि इस 71% जो पानी है उसे प्योरीफाई करने में काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है, ऊपर से रिसोर्सेज भी लगते हैं और साथ ही कैपिटल भी ज्यादा खर्च की जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसी कारण जो हमारी सरकारें हैं वह हमें समय समय पर पानी की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताती रहती है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। जो वर्ल्ड का जो एरिया है, टोटल जो क्षेत्रफल है, उसके अंदर भारत का जो हिस्सा आता है वह 2.45% आता है। वहीं अगर जनसंख्या की बात की जाए विश्व की, तो भारत जो है विश्व की जनसंख्या में 16% की हिस्सेदारी है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के बाद भारत जो है वो दूसरी कंट्री है जिसकी जो जनसंख्या है वह 135 करोड़ से भी ज्यादा की है। वहीं अगर बात की जाए जल संसाधनों की, तो भारत के अंदर लगभग 4% भाग जो है वो जल संसाधनों से घिरा हुआ है। और वहीं देश में एक साल के अंदर जो वर्षण से प्राप्त जल की मात्रा है, यानी जो बारिश का पानी होता है, तो वह 400 घन किलोमीटर है। कहने का मतलब घन मतलब होता है क्यूब। ठीक है, और वहीं जब बात की जाती है धरातलीय जल और भौम जल की, तो बच्चों धरातलीय जल जो होता है वह नदियों वाला होता है, और जो भौम जल होता है वो जमीन के अंदर होता है, जिसे हम कुएं के सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो वह कितना है 1869 किलोमीटर है। तो आपको ये जो डेटा है अच्छे से याद रखना है। MCQ वाले जो टाइप्स क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ये आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, जो आपकी NCERT बुक में दे रखे हैं। आई होप कि आप ये अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। नोट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे हम जानते हैं धरातलीय जल के स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको नदी के बारे में तो बता दिया था, तो नदी से जुड़ा झीलें भी आती है, तैले तैले मतलब जो बरसात का पानी होता है, और तालाब होता है। ये जो 4 जो है वो धरातलीय जल के स्रोत है, और खासकर इन्हीं के माध्यम से जो अलवणीय जल है यानी जो मीठा पानी है वह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत के अंदर कुल नदियों और उपनदियों की जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, तो उनकी संख्या टोटल भारत के अंदर जो आपकी NCERT बुक में दे रखी है वो 10,360 दे रखी है। तो ये डेटा जो है वो आपकी एक नॉलेज बेस्ड है, तो आप इन चीजों का ध्यान अच्छे से जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों भौम जल के बारे में। तो अभी मैंने आपको बता दिया था जो धरातलीय जल होता है वह नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से और झीलों के माध्यम से प्राप्त होता है। और वहीं जब बात आती है भौम जल की, तो ये वह पानी होता है जो जमीन के अंदर देखने को मिलता है,
और इसे हम किसकी सहायता से निकालते हैं? खासकर कुएं की सहायता से और नलकूपों की सहायता से। अगर हम बात करें इसके पूर्ति योग्य पानी की, तो देश के अंदर केवल कुल 432 घन मतलब होता है क्यूब किलोमीटर में हमारे पास जो है वो पूर्ति योग्य भौमजल उपलब्ध है। और वहीं राज्यों की बात की जाए जहां पर भौम जल जो है वह अधिक, कम और मध्यम दर से उपयोग किया जाता है, तो उसे मैंने कैटेगरी में बांट रखा है। एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर भौम जल जो है अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से है? तो सबसे पहले वो है पंजाब, फिर हरियाणा, और उसके बाद राजस्थान, और चौथा जो है वो है तमिलनाडु। तो बच्चों, आप जानते हो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटी है यानी जो कृषि है वो कितनी ज्यादा होती है, और पंजाब हरियाणा तो पूरे के पूरे कृषि प्रधान राज्य ही है। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो। अगर बात की जाए उन राज्यों की जहां पर भौम जल जो है वो कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला, तो ये वो राज्य है जहां पर भौम जल कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। और वहीं बात की जाए उन राज्यों की जहां पर भौम जल मध्यम दर से उपयोग किया जाता है, तो खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये वो राज्य हैं जहां पर भौम जल का उपयोग मध्यम दर से किया जाता है। तो आप इन्हें कैटेगरी वाइज अच्छे से जरूर याद रखिएगा कि कौन से राज्य में कितनी मात्रा में भौम जल का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकता है। आई होप कि आप इतना तो अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। अगला जो टॉपिक है वो ना केवल एक टॉपिक है, बल्कि आपके लिए, मेरे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो समाज का हिस्सा है उसके लिए ये कंपलसरी चीज है, जिसका नाम है जल की मांग। आपने सुना है ना स्लोगन, जल ही जीवन है, जल की एक एक बूंद कीमती है। अब वो क्यों है? क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना मर्जी खाना खा ले, वह अपनी भूख तो मिटा सकता है, लेकिन प्यास जो है उसे पानी के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। तो इसलिए जल की जो इंपॉर्टेंस है वह समय समय पर सरकारों के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी हमें बताई जाती है, ताकि हम जल की जो इंपॉर्टेंस है उसे समझ सके और जो हम जल की बर्बादी करते हैं उससे बच सके। तो ये वाला जो टॉपिक बात करता है जल की मांग और उसके उपयोग के ऊपर, तो क्या बात की जा रही है कि पारंपरिक तौर पर भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश रहा है, इस बात में कोई दोहराई भी नहीं होनी चाहिए। और खासकर 2/3 से ज्यादा जो जनसंख्या है भारत की वह कृषि पर डिपेंड है, यानी कि निर्भर है। पंचवर्षीय योजना में भी सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। अब बात ये आती है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें आज भी सिंचाई के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। तो बच्चों, एक सिंपल सी भाषा में ये है कि सिंचाई जो है वह कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। सिंचाई जो है वह जल की आवश्यकता को पूरी करती है, क्योंकि क्या होता है कि कृषि के अंदर जब खेती की जाती है तो जल की आवश्यकता खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरह वह क्षेत्र जो बंजर है, जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो सिंचाई के माध्यम से ही वहां पर उस भूमि को उपजाऊ किया जाता है ताकि उसके ऊपर खेती की जा सके। तो आई होप आप इसके बारे में अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। तो सरकारों के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी बनाई गई थी, तो आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि भांगड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो बच्चों, ये सारी की सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जिसके अंदर सिंचाई को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ये सिंचाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या कारण है? आइए बच्चों, उसी के बारे में हम जरूर बात करते हैं। देखिए, क्या बात की जा रही है कि भारत में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकता के लिए अधिक जरूरी है। तो कारण इसके क्या है कि देश में वर्षा की जो संभावना है वो कम होने के कारण सिंचाई की जो आवश्यकता है वो ज्यादा हो जाती है। आप में से ऐसे बच्चे बहुत है जो जानते होंगे कि भारत के अंदर पूरे 12 महीने बारिश नहीं होती। खासकर जो हमें बारिश देखने को मिलती है वो हमें मानसून के सीजन में ज्यादा देखने को मिलती है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आप लगभग जून से लेकर सितंबर तक के बीच का मान सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर जो वर्षा है वो ज्यादा होती है, तभी तो किसान अपनी अच्छी खेती कर पाते हैं। और खासकर ये भी कहा जाता है कि किसान जो होते हैं वो मानसून के ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं, और वह इतना काम कर लेते हैं ताकि उन्हें आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप इसकी जानकारी जरूर रखिएगा। और साथ ही भारत के उत्तर पश्चिम दक्कन क्षेत्रों में सूखाग्रस्त जो है उसके लिए भी सिंचाई आवश्यकता हो जाती है। कृषि के लिए भी सिंचाई जरूरी है, मानसून के दौरान तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। खासकर यह बहुफसल को संभव बनाने के लिए भी की जाती है। आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे 2 से अधिक फसलें भी उगाई जाती है, जिसे हम बहुफसल कहते हैं। और खासकर उन फसलों के लिए जो अधिक उपज देती है, तो उनके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। और बच्चों, क्या आपको पता है कि हरित क्रांति
जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर आई थी, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो उसकी सफलता के पीछे भी सिंचाई का हाथ था। तो आप समझ सकते हैं सिंचाई की भारत के अंदर जल की मांग को पूरा करने के लिए कितनी ज्यादा आवश्यकता है। तो आई होप आप इसके बारे में अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। इसी बात पे आपकी तरफ से लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि बच्चों आपका जो लाइक का रेशियो रहता है वो बहुत ही ज्यादा कम रहता है, जो कि हमें एक डीमोटिवेट फील कराता है। तो बच्चों आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करेगा, क्योंकि यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है वो सही नहीं है, वो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर से ही यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वाकई में इस वीडियो के अंदर कुछ जान है। तो आपका सिर्फ देखना ही काफी नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से ये जो छोटी मोटी एक्टिविटियां हैं वो हमें एक मोटिवेशन देती है। तो आप प्लीज इन चीजों को जरूर कीजिए करेगा, ताकि यूट्यूब को ऐसा ना लगे कि वीडियो जो है वो फालतू है। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो विश्व की समस्या के अंदर जुड़ी हुई है, जैसे पर्यावरण की समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं, उसी तरह जल की समस्या भी विश्व की समस्याओं में गिनी जाती है। तो भारत के अंदर आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जल की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं कुछ राज्यों के नाम लूं तो अभी हाल फिलहाल में आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा था ना कितनी ज्यादा किल्लत हुई थी पानी की, और उसी तरह राजस्थान के अंदर ये जो कि हॉट डेजर्ट एरिया है। तो इसलिए जल की समस्या भारत के अलग अलग हिस्सों से उठती ही रहती है। अगर हम इसकी मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जनसंख्या वृद्धि से कमी आई है। कहने का मतलब जिस प्रकार भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय होती है, उसी प्रकार प्रति व्यक्ति जल भी होता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में कितना जल आएगा, उसकी जो उपलब्धता है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण उसमें कमी पाई गई है। उसी तरह उपलब्ध जो जल है वह औद्योगिकरण में, कृषि में और घरेलू कार्यों में प्रदूषित होने से ज्यादा होते जा रहा है। अब बच्चों ऐसी बात नहीं है कि औद्योगिकरण, कृषि और घरेलू कार्यों को रोक देना चाहिए। अगर ये रोक दिया जाएगा तो भारत का विकास थम सा जाएगा। बस इसके अंदर ये बात की जा रही है जल की समस्या को लेकर, जो ये पानी है जो प्रदूषित होता है उसे हम बचा कैसे सकते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। उसी तरह जो हम मनुष्य हैं वह जल का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फिजूल खर्ची में गिना जाता है। तो इसी कारण बच्चों आपका, मेरा और हर उस व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह जल की महत्वता को समझे और जल को एक लिमिट के माध्यम से ही उपयोग करे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पानी जैसी समस्या उत्पन्न ना कर सके। ठीक है, तो आई होप आप इसके बारे में भी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। बच्चों अब जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड है जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। कहने का मतलब इस टॉपिक का नाम है जल संभर प्रबंध। तो इसमें क्या बात की जा रही है, तो जल संभर से अभिप्राय धरातलीय और भौम जल यानी जो जमीन के अंदर पानी है उनके संसाधनों के प्रबंध से है। तो इसमें यही बात की जा रही है कि हम किस प्रकार से धरातलीय और भौम जल का प्रबंध यानी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसकी कौन कौन सी विधि है, कौन से इसके उद्देश्य है, क्या सरकार द्वारा इनके कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो कौन से है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है वो एज इट इज एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है कि जल संभर प्रबंध के बारे में बताइए। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसकी वीडियो के बारे में जानते हैं। तो इसकी वीडियो में यानी मेथड में ये बात की जा रही है कि बहते जल को रोकना और साथ ही जो जमीनी स्तर का पानी है उसका संचय करना। और उद्देश्य में क्या बात की जा रही है, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, जल, पौधे और मानवीय संसाधन के संरक्षण को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। कार्यक्रम से रिलेटेड बात की जाए तो देखिए बच्चों, केंद्रीय, राज्य और एनजीओ द्वारा यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकास और प्रबंध के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे कि हरियाली, तो ये जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। उसी तरह नीरू मीरू का मतलब है जल और आप, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। अरवारी पानी संसद, तो ये राजस्थान में जो जगह है अलवार, वहां पे चलाया गया था। और चौथा जो है वो है सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब ये होता है कि हम जो जल है उसका कुछ उपयोग इस प्रकार करें ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी की जो समस्या है उसे उत्पन्न ना होने दें, जो हमारा है वो उनका भी है। तो ये बच्चों जल संभर प्रबंध में बात कही गई थी। और इसके बाद जो हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वर्षा जल संग्रह। तो कहने का मतलब वह पानी जो बरसात का पानी होता है उसे हम कैसे प्रबंध करके रख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से रखा गया है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक परंपरा के तौर पर जलाशयों में
तालाबों में और झीलों में इसके पानी को संग्रह किया जाता है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो इसका जो संग्रह है वह कुंड और टांका नाम से प्रचलित है। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से जरूर याद रखने हैं। उसी तरह जल संग्रह जो है वह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है और जो जमीनी स्तर का पानी होता है, जो भूमिगत जल होता है, उसके स्तर को भी नीचे होने से रोकता है। तो इसलिए वर्षा का जल को जो संग्रह है वह काफी ज्यादा देश के अंदर जरूरी हो जाता है। तो आप इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ रहे हो? जी हाँ। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारा ये वाला जो लेसन है चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बीच में उसका रीजन बता दिया था कि यूट्यूब को ऐसा लगता है कि आपके लाइक कमेंट शेयर ना करने से कि इस वीडियो के अंदर कुछ भी जान नहीं है। तो इसलिए वह उन बच्चों के पास पुश नहीं करता जो कि आप ही की तरह 12th क्लास में ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट लेके बैठे हैं और वह देखना तो चाहते हैं वीडियो, लेकिन उन्हें वो वीडियो नहीं मिल पा रही है क्योंकि यूट्यूब उन्हें पुश नहीं कर पा रहा। तो बच्चों आप प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।